own. Okay, so it will be our pleasure to have him with us, and the good thing for him, he is himself a director of company latest technology workshop. Under his company, he guided many students and handled so many projects. Along with that, he discovered the new electrical parts, and right now he is a problem solution and makes a product fit and market fit. So currently he is there in a Dolat Capital company as an electrical engineer. So it is a proud moment for Armite that our ex-student Devendra with us to guide our students for all the activities. So Devendra, the session hand over to you. Please carry on. You can start with your session. Thank you so much, ma'am, for great introduction. Thank you all. Yes, I am audible, ma'am. Yes, yes, yes. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिया है, प्रैक्टिकल्स जो प्रॉब्लम्स अकॉर्डिंग टू सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रॉब्लम अपना डे टू डे लाइफ में फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि जो होम्स में जो अपना होम्स है, हाउ टू मेक अवर होम स्मार्ट, पर्पस ऑफ सिक्योरिटी, पावर सेविंग, वाटर सेविंग एंड सेफ्टी ऑफ एलपीजी गैस लीकेज। ओके, ये प्रॉब्लम्स है। तो ये प्रॉब्लम्स के लिए क्या क्या सॉल्यूशंस है वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। अगर सपोज किसी स्टूडेंट्स को डाउट्स रहेगा तो लास्ट में Q&A सेशन रहेगा, उसमें पूछ सकते हैं सपोज आपका जो भी डाउट्स है। जो फर्स्ट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, हाउ टू मेक अवर होम स्मार्ट, पर्पस ऑफ सिक्योरिटी एंड पावर सेविंग, वाटर सेविंग, सेफ्टी ऑफ एलपीजी गैस लीकेज। एंड सेकेंड पॉइंट, how to control our AC appliances like bulb, tube light, AC, geysers, other AC appliances from anywhere of the world। ये जो प्रॉब्लम्स है इसका सॉल्यूशंस क्या है, तो ये सॉल्यूशंस अब डिस्कस करेंगे हम लोग ये लेक्चर्स में। इसका सॉल्यूशंस है IoT बेस्ड स्मार्ट होम ऑटोमेशन सिस्टम। ये मेरा फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट था, फाइनल ईयर इंजीनियरिंग का। तो इसमें मैंने क्या डिजाइन किया था कि जो स्मार्ट मोबाइल से डायरेक्टली लाइट, ट्यूबलाइट, फैन, AC एंड वाटर इरिगेशन सिस्टम्स, ये सब कंट्रोल कर सकते हैं बाय यूजिंग IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। IoT में जनरली क्या होता है कि इसमें कोड करते हैं, कोडिंग सी एम्बेडेड कोडिंग है। सी एम्बेडेड कोडिंग के थ्रू डायरेक्टली कोड को रन करेंगे ESP8266 वाईफाई मॉड्यूल में। इसमें वाईफाई मॉड्यूल है ESP8266, और उसके जो अभी लेटेस्ट आया है वो है नोड MCU। नोड MCU में कोडिंग करते हैं सी एम्बेडेड का। फिर उसके बाद में जो भी कंट्रोलिंग करना है AC अप्लायंसेस, उसको बाय यूजिंग वेब सर्वर एंड क्लाउड, IoT क्लाउड। तो IoT क्लाउड के थ्रू डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि डायरेक्टली फर्स्ट पॉइंट है अपना पावर सेविंग का। सपोज वेस्टेज ऑफ पावर मीन्स जब भी हम लोग घर से बाहर जाते हैं तो क्या होता है कि कभी कभी बाय मिस्टेक स्विच ऑन रहता है, या फिर मतलब कुछ भी बल्ब है, ट्यूबलाइट है, ऑन रहता है, राइट। तो उससे क्या होता है, पावर कंजप्शन बढ़ता है। तो इसके थ्रू IoT जो स्मार्ट होम ऑटोमेशन है, इसके थ्रू डायरेक्टली अगर मैं सपोज घर से बाहर आया तो मैं यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ, ऑफिस से या फिर कहीं कहीं से भी मैं ऑफ कर सकता हूँ डिवाइस को। तो ये फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया पावर सेविंग का। और जो सेकेंड प्रॉब्लम था वाटर वेस्टेज का, तो वाटर वेस्टेज के लिए यहाँ पे डिजाइन किया है वाटर लेवल इंडिकेटर। तो वाटर लेवल इंडिकेटर क्या करेगा कि डायरेक्टली जो अपना टैंक है, अपर टैंक, वो अगर ओवरफ्लो होता है तो क्या होता है, वाटर यहाँ पे वेस्टेज होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि वाटर लेवल इंडिकेटर डिजाइन करेंगे, और उससे लेवल इंडिकेट करता है हाई, लो एंड फुल। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, उससे जो वाटर फ्लो है, ओवरफ्लो, वो सेव होता है ये प्रोजेक्ट के थ्रू। और जो थर्ड है सेफ्टी ऑफ LPG गैस लीकेज। तो LPG गैस लीकेज के लिए प्रोजेक्ट डिजाइन किया है
LPG detector by using MQ02 सेंसर। ये गैस लीकेज सेंसर है, उसके थ्रू डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, डिटेक्ट होगा, डिटेक्शन के बाद में एक्शंस ले सकते हैं। अगर सपोज घर में, अगर मैं घर में नहीं हूँ और मेरे घर पे अगर गैस लीकेज हुआ है, तो उसको डायरेक्टली मैं क्या करता हूँ, बाय यूजिंग IoT के थ्रू उसको मैं कुछ प्रिवेंशन कर सकता हूँ, प्रिकॉशंस। ओके, क्योंकि उससे इंडिकेशंस आ जाएगा कि गैस लीकेज हुआ है। अभी देखो ये सॉल्यूशन है IoT बेस्ड स्मार्ट होम ऑटोमेशन। इसमें बेडरूम का फैन, ट्यूबलाइट, बल्ब, ये सब है। तो इसको मतलब कंट्रोल कर सकते हैं बाय यूजिंग एंड्रॉइड एप्लीकेशंस एंड वेब ब्राउजर्स, उसके थ्रू भी डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग। फिर ये सॉल्यूशन है वाटर लेवल इंडिकेटर्स का। सपोज ये टैंक है, देखो ये एडवांस वाटर लेवल इंडिकेटर है। इसमें अल्ट्रासोनिक सेंसर रहता है। अल्ट्रासोनिक सेंसर में क्या होता है, एक सिग्नल को ट्रांसफर करते हैं, इको सिग्नल जो ट्रांसमिट होता है, और सिग्नल फिर उसके बाद में रिसीव होता है। तो सिग्नल रिसीव होगा और ट्रांसमिट होगा, ओके, रिफ्लेक्शन के थ्रू। तो जो भी उसमें जो वाटर का लेवल है वो इंडिकेट होगा डिस्प्ले पे। ये सेंसर से अल्ट्रासोनिक सेंसर, ओके। नेक्स्ट है सॉल्यूशन ऑफ IoT बेस्ड LPG गैस लीकेज डिटेक्टर। ये MQ02 गैस सेंसर है। इसके थ्रू जो गैस लीकेज होगा वो डिटेक्ट करेंगे। डिटेक्शन के बाद में हम लोग डायरेक्टली उसका प्रिकॉशंस कर सकते हैं और प्रिवेंशन ले सकते हैं डायरेक्टली। तो इससे क्या होगा कि सेफ्टी, गैस लीकेज का सेफ्टी है, ये थर्ड पॉइंट है। नेक्स्ट अभी इलेक्ट्रिकल फील्ड में कुछ एग्जांपल्स लिए मैंने। जो ओल्ड टाइम में क्या करते थे कि वहाँ पे डिस्कनेक्टर या फिर ऐसा डायरेक्टली नहीं लगाते थे। अभी भी विलेज साइड में, जो गांव साइड में क्या करते हैं, जो कनेक्शन लेते हैं वायर का, वो डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं वायर्स, ओके। उसमें आइसोलेटर्स, डिस्कनेक्टर कुछ भी यूज नहीं करते। तो उसका लॉस क्या होता है कि जब भी शॉर्ट सर्किट होता है तो ब्लास्ट होता है घर में, जो भी अप्लायंसेस लगा है वो डायरेक्टली डैमेज हो जाता है। तो ये एक सॉल्यूशन है डिस्कनेक्ट, आइसोलेटर और डिस्कनेक्ट करता है, ओके। सपोज ये यहाँ पे प्रॉब्लम्स है विदाउट फ्यूज। अगर हम लोग विदाउट फ्यूज यूज करेंगे तो ये ब्लास्ट होता है। तो ऐसा फायर एंड ब्लास्ट, ये शॉर्ट सर्किट के अकॉर्डिंग और ओवरलोड करंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे ब्लास्ट होता है। और सेम ये शॉर्ट सर्किट का ब्लास्ट हमारी कंपनी में भी हुआ था। इसमें जो MCB था ब्रेकर, वो डिफॉल्टी था, फॉल्टी। तो इसके लिए क्या हुआ कि वो आग लग गया था। तो ये प्रॉब्लम्स है। तो ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज करते हैं सर्किट ब्रेकर, MCB, MCCB, ये सब सॉल्यूशंस है उसके। इसका सॉल्यूशंस क्या है, ये सॉल्यूशन है HRC फ्यूज है। फ्यूज फ्यूज यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद में उसका एडवांस है MCB यूज करते हैं। फिर उसका एडवांस MCCB है, मोल्डेड के सर्किट ब्रेकर, ये यूज करते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स का मतलब सॉल्यूशंस है। अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम्स हैं, उसके अलग अलग टाइप्स के सॉल्यूशंस हैं। अब प्रॉब्लम्स विदाउट ब्रेकर्स। अगर सपोज विदाउट ब्रेकर्स अगर हम लोग यूज करते हैं लोड, तो लोड में अगर शॉर्ट सर्किट होगा तो डायरेक्टली क्या होता है, वायर वायर जलना चालू हो जाएगा, वायर का वर्निंग्स एंड जो भी इक्विपमेंट लगा है वो डैमेज होगा वहाँ पे। तो ये शॉर्ट सर्किट का हो गया। सेम ऐसे ओवरलोडिंग में क्या होता है, ओवरलोडिंग में जो वायर है वो हीट होता है। तो उसकी वजह से उसका जो इंसुलेशन जलता है। फिर उसका ये फायर का रीजन वही रहता है सेम। जितने भी मैक्सिमम जो फायर्स का रीजन है, आग लगता है, वो 35 to 55% शॉर्ट सर्किट की वजह से लगता है, शॉर्ट सर्किट। फिर उसका जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन विद ब्रेकर्स लाइक फर्स्ट MCB में प्रोटेक्शन रहता है, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन एंड ओवरलोड प्रोटेक्शन। नेक्स्ट MCCB, मोल्डेड गैस सर्किट ब्रेकर, इसमें भी शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन एंड ओवरलोड प्रोटेक्शन। थर्ड है RCD, रेसिडुअल करंट डिवाइस। इसमें 3 टाइप्स के प्रोटेक्शन है, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, ओवरलोड प्रोटेक्शन एंड अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन। फोर्थ है ELCB, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ये होम्स अप्लायंसेस के लिए यूज होता है, अपने घर पे लगाते हैं ELCB, क्योंकि इसमें क्या होता है, ग्राउंड जो अर्थ है, अर्थ लीकेज को डिटेक्ट करता है। सपोज यहाँ पे फेस और न्यूट्रल वायर, 2 वायर कनेक्ट करेंगे। फेस वायर के थ्रू जितना भी मतलब करंट जाएगा
सेम अर्थ इसके थ्रू अर्थ जो इसमें न्यूट्रल वायर है उसके थ्रू रिटर्न भी आना चाहिए। अगर सपोज रिटर्न नहीं आएगा तो ये डिटेक्शन होता है कि यहाँ पे लीकेज हो रहा है कुछ, तो कुछ कुछ करंट लीकेज हो रहा है, तो इसके लिए ट्रिप हो जाता है। ये सेफ्टी पर्पस के लिए बहुत अच्छा है। इससे करंट करंट लगने का चांस बहुत कम है, इससे करंट नहीं लगेगा ईएलसीबी के थ्रू। फिर उसके बाद में नेक्स्ट प्रॉब्लम है, वी हैव रिक्वायर्ड कंटिन्यूअस पावर पावर बैकअप्स। लाइक घर के लिए या फिर ऑफिस के लिए, डेटा सेंटर्स के लिए जो बैकअप पावर का रिक्वायरमेंट है, तो उसका सॉल्यूशंस क्या क्या है वो डिस्कस करता हूँ मैं। लाइक डेटा सेंटर्स है, तो डेटा सेंटर में क्या होता है, 1 सेकेंड का भी इंटरप्शन यहाँ पे नहीं चलता, नॉट अलाउड। ओके, अगर सपोज 1 सेकेंड का भी इंटरप्शन आएगा तो यहाँ पे डेटा सेंटर पूरा शट डाउन हो जाता है। 1 सेकेंड या फिर 3 सेकेंड शट डाउन होता है। और होम्स के लिए जो यूज करते हैं, अभी तो होम्स के लिए हम लोग इन्वर्टर यूज करते हैं। ओके, इन्वर्टर में इंटरप्शन आता है उसमें, बट जो फिर डेटा सेंटर का जो सॉल्यूशन है वो है यूपीएस सिस्टम। डेटा सेंटर के लिए जो यूपीएस सिस्टम है उसमें अलग अलग टाइप्स के यूपीएस सिस्टम है। लाइक ऑनलाइन यूपीएस है, ऑफलाइन यूपीएस है, फिर उसके बाद लाइन इंटरेक्टिव यूपीएस। तो जो डेटा सेंटर के लिए पर्टिकुलर यूज करते हैं वो डबल पावर कन्वर्जन यूपीएस यूज करेंगे यहाँ पे। तो इसमें क्या होता है कि डायरेक्टली जो इनपुट पावर है वो कन्वर्ट होके, मीन्स फर्स्ट इनपुट पावर जो है उसको डीसी में कन्वर्ट करेंगे और डीसी टू फिर एसी में। ये डबल पावर कन्वर्ट होके इसको यूज करते हैं यूपीएस सिस्टम में। ये फर्स्ट टाइप है यूपीएस सिस्टम का। और जो सेकेंड टाइप्स होता है वो होता है ऑफलाइन इन्वर्ट ऑफलाइन यूपीएस, और थर्ड होता है लाइन इंटरेक्टिव। ओके, तो पर्टिकुलरली डेटा सेंटर में जो हम लोग यूज करते हैं वो होता है डबल डबल कन्वर्जन यूपीएस सिस्टम। और जो होम्स एंड ऑफिसेस के लिए यूज करेंगे वो है इन्वर्टर्स होम्स के लिए, क्योंकि इसमें जो इंटरप्शन आता है वो इतना इंटरप्शन चलता है होम्स के लिए। बट डेटा सेंटर्स और सर्वर्स है उसके लिए वहाँ पे इंटरप्शन नॉट अलाउड। ओके, और थर्ड यहाँ पे बैकअप्स है डीजल जनरेटर्स। डीजल जनरेटर कैन प्रोवाइड ए कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ पावर for all related oil and gas activities such as drilling and pumping and loading. Portable diesel generator can be help power equipment such as drilling machines, other heavy equipment to provide reliable power wherever whenever. Okay, तो यहाँ पे ये एक्चुअली शट डाउन वर्क होता है जब बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज में प्लांट में शट डाउन वर्क्स के टाइम में हम लोग यूज करते हैं डीजल जनरेटर्स का। ठीक है, और होम्स अप्लायंसेस के लिए पावर बैकअप के लिए यूज करेंगे इन्वर्टर्स। फिर उसके बाद डेटा सेंटर से, ये यहाँ पे क्रिटिकल लोड्स है डेटा सेंटर में, क्योंकि डेटा सेंटर जैसे अमेजोन कंपनी है उसका डेटा सेंटर होता है, फिर उसके बाद में गूगल का डेटा सेंटर्स है, ऐसे बड़ी बड़ी कंपनीज के डेटा सेंटर्स है, वहाँ पे सर्वर्स डिजाइन है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पावर इंटरप्शंस का जो प्रॉब्लम्स है पावर इंटरप्शंस, तो उसको सॉल्यूशन है डायरेक्टली यूपीएस सिस्टम। यूपीएस का अगर सपोज पावर ऑफ हुआ मेन पावर, तो बैटरी मोड पे जाने के लिए 0 सेकेंड लेता है, 0 सेकेंड में ट्रांसफर हो जाता है। तो इसमें एक स्विच रहता है स्टैटिक स्विच, वो भी मैं डिस्कस करूंगा आगे। स्टैटिक स्विच में होता है थायरिस्टर, थायरिस्टर बेस्ड स्विच है, तो उससे उसके थ्रू डायरेक्टली जो वन वन पावर सोर्स टू अनदर पावर सोर्स जो ट्रांसफर होता है वो जीरो जीरो सेकेंड्स में ट्रांसफर होता है वहाँ पे। तो इसमें इंटरप्शंस नहीं आता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है मोटर और अदर इलेक्ट्रिकल मशीन्स कंट्रोल बाय कंप्यूटर। लाइक पीएलसी सिस्टम के थ्रू अगर कंट्रोल करना है मुझे एचटी मोटर्स या फिर अदर हैवी इक्विपमेंट्स इलेक्ट्रिकल्स के, तो मैं उसके लिए मतलब सॉल्यूशंस क्या है, अभी ये प्रॉब्लम्स है इसको डायरेक्टली हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर एचटी मोटर्स है या फिर अदर हैवी इक्विपमेंट्स इलेक्ट्रिकल्स के, उसको डायरेक्टली कंप्यूटर के थ्रू कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसके लिए कुछ डिवाइस आता है, वो सॉल्यूशन से वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। उसके लिए है रिले एंड कॉन्टेक्टर्स, इसके थ्रू ये डिवाइस के थ्रू डायरेक्टली हम लोग कंप्यूटर के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, वो पोस्ट लो ना, नहीं ये तक ना वो पेमेंट थैंक्स। तो ये जो रिले है, रिले मॉड्यूल्स रहता है। रिले तो मैंने यहाँ पे जो रिले सिस्टम और कॉन्ट्रैक्टर्स, इसके थ्रू कितना भी हैवी मशीन है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अभी सपोज मैंने एक प्रोजेक्ट डिजाइन किया था 3 फेज का मोटर,
मुझे कंट्रोल करना था 5 वोल्ट डीसी रिले से, रिले के थ्रू। तो 5 वोल्ट डीसी रिले को मैं ऑपरेट किया मोबाइल के थ्रू, ओके, अपना स्मार्ट एप्लीकेशन मोबाइल के थ्रू। और उसका जो डायरेक्टली कनेक्शन दिया था मैंने, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर्स में भी ये रहता है, कॉइल रहता है, तो कॉइल्स को सप्लाई देते हैं सिंगल फेस, ओके। तो वो सिंगल फेस का सप्लाई मैंने रिले के थ्रू दिया था 5 वोल्ट के थ्रू, और डायरेक्टली ये कॉन्ट्रैक्टर को रन किया था बाय यूजिंग 5 वोल्ट डीसी सप्लाई। और इससे कंट्रोल किया था कौन सा, 3 फेस मोटर। 3 फेस मोटर भी इससे कंट्रोल कर सकते हैं, कितना भी हैवी मोटर्स रहेगा वो भी कंट्रोल हो जाएगा कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू। कॉन्ट्रैक्टर को ऑन ऑफ करना, ये इसके लिए मैंने अलग से रिले यूज किया था कॉन्ट्रैक्टर को ऑन ऑफ करने के लिए। तो इससे कौन सा भी मशीन रहेगा, कंप्रेसर्स या फिर एचटी मोटर्स, वो सब कंट्रोल कर सकते हैं बाय यूजिंग कंप्यूटर्स, जो पीएलसी इसको बोलते हैं, पीएलसी प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, ओके। पीएलसी और आरएलसी रहता है, रिले लॉजिक कंट्रोलर। Next problem है, we have two power supply. One is raw means main power and second is backup power supply. Okay. तो इसमें मेन प्रॉब्लम क्या है, अगर सपोज मेन पावर फेलुअर हुआ तो बैकअप के लिए उसको ट्रांसफर होने के लिए कितना टाइम लगेगा, वो मेन इंपॉर्टेंट है। उसके लिए कोई क्या डिवाइस आता है वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। अगर सपोज मेरे पास सप्लाई है, दो सप्लाई, एक तो मेन पावर है और एक बैकअप पावर है, मीन्स यूपीएस सिस्टम का या फिर इन्वर्टर का या फिर जनरेटर का, तो उसके लिए ट्रांसफर टाइम कितना लगेगा वो मेन इंपॉर्टेंट है। हाउ टू चेंज पावर ऑटोमेटिकली फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर सोर्स इफ मेन सप्लाई फेल्युअर्स। तो इसके लिए सॉल्यूशन तीन सॉल्यूशंस है। फर्स्ट इज मैनुअल चेंज ओवर। मैनुअल चेंज ओवर के थ्रू डायरेक्टली हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं वन सोर्स टू अनदर सोर्स। और सेकंड है ऑटोमेटिक ट्रांसफर स्विच, एटीएस बोलते हैं इसको। तो ये जो एटीएस सिस्टम है, ऑटोमेटिक ट्रांसफर स्विच, इसमें क्या होता है कि अगर सपोज मेन पावर फेल होगा तो ऑटोमेटिकली सेकंड सोर्स पे शिफ्ट हो जाएगा। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, ये डेटा सेंटर में इसको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें 5 to 10 सेकेंड लगता है ट्रांसफर टाइम, तो इसके लिए वहाँ पे इंटरप्शन आ जाएगा। तो डेटा सेंटर के लिए फिर सॉल्यूशन है एटीएस विथ स्टैटिक स्विच। ये स्टैटिक स्विच रहता है थारिस्टर बेस। तो ये थारिस्टर बेस रहेगा। इसमें क्या होता है, जो ट्रांसफर टाइम है, ये वन सोर्स टू अनदर सोर्स ट्रांसफर टाइम वो रहता है 0 सेकेंड्स, ओके। 0 सेकेंड में ट्रांसफर हो जाता है एटीएस। एटीएस के जो एटीएस विथ स्टैटिक स्विच, वो जो नॉर्मल एटीएस रहता है उसका जो ट्रांसफर टाइम है वो रहता है 5 सेकेंड टू 10 सेकेंड। ये मैनुअल चेंज ओवर है, सोर्स 1 सोर्स 2 एंड ऑफ। तो इसको डायरेक्टली हम लोग सोर्स 1 सोर्स 2 पे चेंज कर सकते हैं मैनुअली। फिर उसके बाद में ये आता है ऑटोमेटिक ट्रांसफर स्विच। इसमें जो ट्रांसफर टाइम है 10 to 15 या फिर 5 to 10 सेकेंड्स का रहता है ट्रांसफर टाइम। फिर उसके बाद डेटा सेंटर के लिए ये वाले एटीएस लगते हैं, इसको बोलते हैं स्टैटिक ट्रांसफर स्विच। इसमें जो ट्रांसफर टाइमिंग 0 सेकेंड रहता है, सिंगल फेज के लिए अलग रहता है और 3 फेज के लिए अलग रहता है। तो ये डेटा सेंटर और जो क्रिटिकल लोड्स है जहाँ पे इंटरप्शन नॉट अलाउड, वहाँ पे हम लोग यूज करेंगे एटीएस, ये वाला स्टैटिक ट्रांसफर स्विच। स्टैटिक ट्रांसफर स्विच में क्या होता है, थारिस्टर बेस पैरेलल एंड एंटी पैरेलल, जो थारिस्टर से उसको यूज करते हैं एंटी पैरेलल। तो इसमें जो ट्रांसफरिंग टाइम है वो 0 हो जाता है, ओके। नेक्स्ट अभी नीड है ड्रोन टेक्नोलॉजी। ड्रोन टेक्नोलॉजी में क्या है कि अभी देखो ड्रोन्स का मतलब एप्लीकेशंस बहुत इंक्रीज हो रहा है। ड्रोन्स का मतलब एग्रीकल्चर फील्ड में, तो उसके बाद में माइनिंग डिपार्टमेंट में, इंडस्ट्रियल ड्रोन्स लाइक जो बॉयलर्स है, बॉयलर इंस्पेक्शंस के लिए और सर्विलियंस के लिए, इसके लिए हम लोग ड्रोन्स यूज करते हैं। तो ड्रोन्स का ये हिस्ट्री दिया है यहाँ पे। 1848 से ये स्टार्ट हुआ था ऑस्ट्रेलियन में, ओके, बलून्स के थ्रू। फिर सेकेंड 19 में किया था कैटरिंग वर्क्स। फिर उसके बाद में आरसी मॉडल आया था 1990 में। फिर उसके बाद 2000 में आया था एडवांस मिलिट्री ड्रोन्स। नेक्स्ट 2013 में
Amazon announcement for delivery using drones. ये ड्रोन टेक्नोलॉजी अभी बहुत आगे जाने वाला है। इसके थ्रू जो हाइटेड बिल्डिंग्स है उसके जो ग्लास है, ग्लास क्लीनिंग एंड पेंटिंग्स वर्क, ये सब के लिए ड्रोन्स यूज होगा। हैवी ड्रोन्स आएंगे और फिर उसके बाद में जो डिलीवरीज के लिए है वो ड्रोन्स ड्रोन्स के थ्रू। फिर उसके बाद में जो 3D मॉडल्स लाइक माइनिंग से, तो माइनिंग में अगर 3D मॉडल्स डिजाइन करना है, क्रिएट करना है, तो ड्रोन्स के थ्रू क्रिएट होता है 3D मॉडल्स। तो ये ड्रोन का टेक्नोलॉजी बहुत आगे जाने वाला है। इसके भी ये भी बहुत प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है इसमें। अभी एक बिल्डिंग को क्लीन करने के लिए मिनिमम 15 डेज जाता है, 15 से 20 दिन क्लीनिंग के लिए। अगर सपोज इसके थ्रू करेंगे, ड्रोन्स के थ्रू, तो 1 डे या 2 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। ये देखो इसका फील्ड है ड्रोन एप्लीकेशंस। फर्स्ट है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में यूज करते हैं किसके लिए? जो क्रॉप सुपरविजन, क्रॉप मेंटेनेंस, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं। और फिर उसके बाद में एनर्जी एंड यूटिलिटीज। ये एनर्जी में जो थर्मल पावर प्लांट्स है उसको मॉनिटरिंग के लिए, एंड इंस्पेक्शन ऑफ अंडर वाटर्स एंड इनटेक पाइप्स, उसके लिए यूज करते हैं। तो उसके बाद में सर्वे ग्रेड्स मैप फॉर सिटिंग ट्रांसमिशन लाइंस। ट्रांसमिशन लाइंस के लिए जो मैप डिजाइन करना है, मैपिंग, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं ड्रोन्स। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल इंस्पेक्शंस, 3D वीडियो मैपिंग्स, लैंड ऑडिट, टाउन प्लानिंग, साइट मैनेजमेंट वाया कैप्चरिंग व्यू एंड एनालाइजिंग एरियल्स, एंड इमेजरी एंड सर्वे डेटा। डेटा सर्वे के लिए यूज करते हैं। सपोज अगर लैंड है कुछ माइनिंग्स के लिए, तो वहाँ पे कुछ जो इमेजिनरी बाय यूजिंग सर्वे डेटा मीन्स उसमें सेंसर्स के थ्रू जो डेटा है सर्वे करने के लिए, वो डेटा डायरेक्टली कंप्यूटर पे मिलेगा। ये ड्रोन्स का एप्लीकेशन है। और जो माइनिंग के लिए यूज करते हैं, थर्मल इमेजिंग के लिए, टेरियन मैपिंग एंड चेंज डिटेक्शंस, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इक्विपमेंट इंस्पेक्शंस। इक्विपमेंट इंस्पेक्शन के लिए यूज करेंगे बॉयलर्स एंड ओवरहीट्स, जो हार्मफुल है, जहाँ पे जो हार्मफुल एरिया है वहाँ पे ड्रोन्स के थ्रू इंस्पेक्शन होता है इंडस्ट्रीज में। और जो थर्मल पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट में जो इंस्पेक्शन होता है बॉयलर का, तो वो इंस्पेक्शन डायरेक्टली ड्रोन्स के थ्रू होता है। क्योंकि ड्रोन्स जो वहाँ पे हाई क्वालिटी, इसका जो कैमरास रहते हैं वो हाई क्वालिटी रहते हैं, तो इसका इमेज, ये जो फोटोज आते हैं इमेज, वो हाई क्वालिटी में आते हैं। तो इसके थ्रू क्रैक्स का इंस्पेक्शन, ये सब इंस्पेक्शन उसके थ्रू होता है ड्रोन्स के थ्रू। एंड मीडिया एंड एंटरटेनमेंट्स, एरियल डॉक्यूमेंट्री, एरियल फोटोग्राफी एंड सिनेमाटोग्राफी, ये सब के लिए यूज होता है ड्रोन्स। अभी तो शादी में जो वेडिंग्स होते हैं उसमें सबसे ज्यादा ड्रोन्स के थ्रू वीडियो शूटिंग्स एंड फोटोज ये इसके थ्रू लेते हैं, ड्रोन्स के थ्रू। फिर उसके बाद में ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स में यहाँ पे यूज होता है। ओके, कुछ एग्जांपल्स लिया मैंने। एट थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट में ये ड्रोन्स है, ड्रोन से सर्विलेंस हो रहा है, वर्क इक्विपमेंट्स का वर्किंग एंड ऑल वर्किंग रनिंग कंडीशंस इक्विपमेंट्स का, वो सब इसमें दिखता है सब प्रॉपरली। फिर उसके बाद में ये हाइटेड बिल्डिंग्स क्लीनिंग, यहाँ पे देखो ओवर हाइट बिल्डिंग है, इसको क्लीनिंग के लिए ड्रोन्स के थ्रू क्लीन होता है, देखो वाटर प्रेशर के थ्रू। तो यहाँ पे इससे ड्रोन के थ्रू पेंट भी कर सकते हैं बिल्डिंग को अगर पेंट करना है तो पेंटिंग भी कर सकते हैं, और फिर उसके बाद क्लीनिंग भी कर सकते हैं। और ड्रोन्स के अलग अलग एप्लीकेशंस हैं। और भी एट माइनिंग सर्विलेंस, ये देखो माइनिंग का सर्विलेंस कैसे करते हैं ड्रोन्स, वहाँ पे कितना डेप्थ है, क्या ऑब्जेक्ट्स है, और कितना हाइट्स वगैरह, ये सब ये होता है माइनिंग के थ्रू, इसके ड्रोन्स के थ्रू, ड्रोन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है हाउ टू कंट्रोल फ्लो ऑफ लिक्विड इन पाइप बाय कंप्यूटर सिस्टम और रिमोटली और ऑटोमेटिकली। ये प्रॉब्लम है, सपोज एक पाइपलाइंस है, पाइपलाइंस का मुझे मतलब कुछ लिक्विड है, वाटर या फिर ऑयल कुछ भी, उसको मुझे कंट्रोल करना है। तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है, मतलब विदाउट मैनुअल, मुझे विदाउट ह्यूमंस
सिर्फ डायरेक्टली मुझे ऑटोमेटिकली या फिर कंप्यूटर के थ्रू करना है, तो उसके लिए सॉल्यूशंस क्या है वो डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो उसके लिए सॉल्यूशंस है, वी हैव सॉल्यूशन बाय यूजिंग सोलेनोइड बल्ब विथ रिले कंट्रोल। इसके अंदर भी कॉइल रहता है, और ये सोलेनोइड बल्ब इसमें क्या होता है कि डायरेक्टली कंप्यूटर के थ्रू हम लोग सिग्नल देके पीएलसी के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं सोलेनोइड बल्ब को। तो इससे लिक्विड कंट्रोल होता है पाइप्स में। ओके, ये सॉल्यूशंस है। और भी अलग अलग टाइप्स के सोलेनोइड बल्ब आते हैं। तो उसका डोर लॉकिंग सिस्टम के लिए यूज होता है, जो मोबाइल के थ्रू डोर लॉक सिस्टम, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं आईओटी बेस्ड। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम्स है हैकिंग अवर प्राइवेट नेटवर्क और सर्वर्स। अगर सपोज डेटा सेंटर है या फिर अपना लोकल सर्वर है, उसके लिए जो क्या क्या प्रिवेंशंस ले सकते हैं, प्रोपोर्शंस जो हैकिंग्स के लिए बचने के लिए। ओके, तो यहाँ पे उसका सॉल्यूशन है फायरवॉल। ये फायरवॉल क्या करता है, जो भी आईपी अलाउड रहेगा उस वही नेटवर्क में एंटर करेगा, अदरवाइज कोई भी यहाँ पे नेटवर्क में एंटर नहीं कर सकता प्राइवेट नेटवर्क में। ओके, what is a firewall? A firewall is hardware, software, or a combination of both that is used to prevent unauthorized program or internet users from accessing a private network and or a single computer। तो ये फायरवॉल वर्क क्या करता है कि सपोज कोई भी अनऑथोराइज्ड एंट्रीज को मतलब लॉक कर देगा, अनऑथोराइज्ड को। इसमें जो आईपी सिस्टम दिया जाता है, जिसको अलाउड करेंगे वही इंटर कर सकता है नेटवर्क में, प्राइवेट नेटवर्क में, और कोई भी यहाँ पे इंटर नहीं कर सकता है। ये सॉल्यूशन है फायरवॉल, किसके लिए, हैकिंग के लिए। फिर नेक्स्ट और भी प्रॉब्लम्स है, कॉन्फ्रेंस मीटिंग है, लाइक अभी जैसे 10 लोग एक सिस्टम पे बैठे कॉन्फ्रेंस मीटिंग के लिए, तो उसमें पर्टिकुलर फोकस करना है, फोकस कैमरा ऑन पर्टिकुलर स्पीकर। तो उसके लिए सॉल्यूशंस क्या है, एआई बेस्ड ऑडियो वीडियो सिस्टम डिजाइन किया है, एआई बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड। तो उसमें क्या होता है कि जो ऑडियो जहाँ से मतलब वॉइस आएगा ना, डायरेक्टली वही डायरेक्शन में कैमरा रोटेट होगा ऑटोमेटिकली। इसके लिए सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है, विजोनी कंपनी है। ओके, तो इसमें क्या होता है, वीडियो रिमोट मीटिंग सॉल्यूशंस। यहाँ पे अलग अलग इस माइक्स रखा है, जो भी माइक से यहाँ पे वॉइस आवाज जाएगा वहीं पे इसका जो कैमरा है, कैमरे का फोकस सेम वही लोकेशन पे आ जाएगा, फोकस। ओके, यहाँ पे सपोज 10% मीटिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए मुझे मतलब यहाँ पे क्या करना है, स्पीकर अलग अलग जो स्पीकर्स हैं, तो उस पर पर्टिकुलर स्पीकर्स पे फोकस करना है। जो भी वहाँ पे स्पीकिंग कर रहा है या फिर जो डिस्कस कर रहे हैं वहाँ पे, उसके ऊपर मतलब क्या करना है, फोकस। तो ये ऑटोमेटिकली हो गया। ये कॉन्फ्रेंस प्रोसेसर, ऑडियो वीडियो ब्रिज एंड पीसी। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हाउ टू गिव सपोर्ट आईटी वर्चुअली फ्रॉम अदर प्लेस। अगर सपोज आईटी का सपोर्ट हम लोग को करना है, जैसे अपने कॉलेज में आईटी सपोर्ट के लिए डायरेक्टली क्या करते हैं, कॉल करके बुलाते हैं उसको। अगर किसी कोई भी डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम होता है इलेक्ट्रिकल में या फिर आईटी में, तो जो आईटी टीम है, आईटी टीम को क्या करते हैं, डायरेक्टली कॉल करके बुलाते हैं कि ये प्रॉब्लम हुआ है। तो अभी उसके भी सॉल्यूशंस है, कॉल करने की कुछ जरूरत नहीं है, डायरेक्टली अपने ऑफिस के थ्रू डायरेक्टली वहीं से मतलब सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम्स। तो उसके लिए सॉफ्टवेयर है, ये ये देखो वीएनसी सॉफ्टवेयर है, लोकल एरिया नेटवर्क के लिए। और फिर उसके बाद में अगर सपोज आउटसाइड से सपोर्ट करना है, तो एनी डेस्क है, एनी डेस्क के थ्रू सिस्टम हैंड ओवर कर देने का, और डायरेक्टली वो सॉल्व कर देगा। कुछ भी प्रॉब्लम्स रहेगा आईटी का सपोर्ट्स का कुछ, तो वो डायरेक्टली वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर सपोज किसी का कुछ भी प्रॉब्लम्स आता है इंटरनली, तो यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्टली। या सपोज अभी देखो ये वर्क फ्रॉम होम चालू है जैसे, तो अगर यहाँ से अपने इसका कंप्यूटर का इसका ऑफिस ऑफिस का जो पीसी है उसको कंट्रोल करना है अपने घर से, तो उसके लिए बीएनसी सॉफ्टवेयर है। तो बीएनसी सॉफ्टवेयर से अपना यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं पीसी। अगर सपोज मेरा पीसी यहाँ पे दादर ऑफिस में है, और मुझे अपना घर से मतलब कंट्रोल करना है लैपटॉप से, तो बीएनसी के थ्रू कनेक्ट करके मैं यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ, अपना वर्क कर सकता हूँ कंप्लीट। ओके,
ये VNC सॉफ्टवेयर का एडवांटेज है, वर्चुअली प्राइवेट नेटवर्क। और किसी को कुछ डाउट्स है स्टूडेंट्स? हेलो, किसी को डाउट्स है कुछ? हेलो। यस, हेलो स्टूडेंट्स, एक होम ऑटोमेशन का एक वीडियो दिखाता हूँ लोगों को, उससे कुछ आइडियाज आएगा, कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है यहाँ पे। हेलो। हाँ हेलो, कौन?
हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया था। थैंक यू सो मच। और कुछ डाउट्स है इसमें ये वीडियोस में, या फिर जो एक्सप्लेन किया है प्रॉब्लम सॉल्यूशंस? Any doubts? Any students? Govinda sir? Hello, Shunu ma'am. Thank you, Mr. Devendra Srivas. Yes, sir. Thank you so much. Yes, sir. Welcome. So it was very nice session, and I think this advanced technology, that is automation, we should equip in our college also. And I request to all the students, those who are here, directly, indirectly connected to this session, try to implement these in your projects and make the college at least automated with some technologies. I want to thank to the organizers of this session, Dr. Ashwini Shirsagar, Dr. Santosh Dwivedi sir, and main person who has conducted this, Mr. Govinda Kedar, and Dr. Santosh Kumar. Thank you all of you, sir. Thank you all the students. Thank you, Mr. Devendra Srivas. We will again call you for these nice sessions in the future. Most welcome, sir. Welcome.